So hello everyone, this is Saurabh Yadav और right now I'm in front of you with a new video and this video is all about the UPSC 2024 का prelims। इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली आई वांट टू क्लेरिफाई दैट यूपीएससी के 2024 के जो पेपर था, यूपीएससी का 2024 का जो पेपर था उसमें टोटल 36 क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द पीवाईक्यूज इन यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम। और विद प्रूफ ये मैं बात कह सकता हूँ, ऐसे नहीं, अभी आगे की वीडियो में आप पूरा जानेंगे कि भाई विद प्रूफ मैंने ये 36 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं और आपको दिखाया है मैंने कि भाई 36 क्वेश्चन आर रिपीटेड इन द यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स। बस इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है, पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा मुझे ढूंढना पड़ा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, पूरा 1 वीक लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में। एक बार इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो डिलीट हो गई एंड देन आफ्टर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करिएगा। पहले देख लीजिए, 2 से 4 मिनट आप देखिए वीडियो को। अगर आपको लगे कि आपके काम का वीडियो है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज स्किप करके अपनी प्रिपरेशन करिए, फालतू का यूट्यूब पे टाइम नहीं वेस्ट करने का, ठीक है ना। बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एलडीसी, जियो साइंटिस्ट, ये सारे पेपर्स के जो कि यूपीएससी कराता है, और यूपीएससी के सारे पेपर्स की इंपॉर्टेंस आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों लोग कहते हैं कि आपको इन सारे पेपर्स को लगाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। लाइक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स में आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? बहुत ज़्यादा, 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप सारे एग्जाम्स को उठाते हो तो आपको एक साइकिल समझ में आती है कि यूपीएससी कहाँ पे फोकस कर रहा है, यूपीएससी क्यों आर्टिकल 14 में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों बार बार एनडीए में पूछ रहा है, क्योंकि फिर सीडीएस में भी यही क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर सीएपीएफ में भी पूछ लेता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि सिविल सर्विसेज में भी वो एक न एक दिन पूछ ही लेगा। तो ये करके ही समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू फील कॉन्फिडेंट इन द प्रीलिम्स 2025। जो भी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पता चल जाएगी कि भाई आपको प्रिपरेशन करनी किस तरीके से है। अभी तो बस हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते जाते हैं, हाँ करते जाते हैं, बट भाई किस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्रिपरेशन करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं कि इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो मैं बता दूं कि ये वीडियो कौन कौन देख सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल है। पीपल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीएससी, मींस जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है, इस वीडियो को देखने के बाद उसका पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। और मैं आपको पहले मैं आपको एक थीम दिखाऊंगा और उस थीम पे पीवाईक्यूज दिखाऊंगा और पीवाईक्यूज के बाद 2024 का पेपर दिखाऊंगा। ये हमारी मेथोडोलॉजी होगी इस वीडियो की, ठीक है ना। आ जाओ फिर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आईईएस ज्योग्राफी 2004 में आईईएस ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा गया, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा मार्क्ड एज इन द गिवन मैप इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि मैं इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, आंसर्स बताऊँगा ना, ये सब कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। बस इसमें हम थीम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे यूपीएससी थीम्स को उठाता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे एक मैप ड्रा था, जो कि मैप यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि उन्होंने क्या, ये थीम क्या है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, मतलब कि वो ट्रिब्यूटरी, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहा है। ये उसने मैप दिया हुआ था, उसमें ये पूछा था कि ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कौन सी उस मैप पे लोकेट होती है, ठीक है। ये तो यहाँ से मैं क्या मिला कि भाई गंगा इज द थीम, ठीक है। फिर आप जो गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा इज द मोस्ट अर्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, मतलब फिर गंगा इज द थीम। फिर गंगा के ऊपर पूछा है आईएएस ज्योग्राफी 2000 में, ठीक है ना। आज आगे आ जाओ। फिर एनडीए ज्योग्राफी 2017, जो 2017 का क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालय। अब यहाँ से हमें क्या सीखना है कि भाई ऑप्शन में क्या है, इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो बस यूपीएससी ने कहा कि हम कभी इंडस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, कभी सतलज के बारे में, कभी गंगा के बारे में, कभी ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये हमें यहाँ से जानना है। तो भाई ये रिवर्स तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी ही करनी है।
फिर सीडीएस ज्योग्राफी 2010 में उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब वो क्या पूछ रहा है, अभी तक उसने ट्रिब्यूटरी पूछा, ठीक है ना, अभी तक उसने ट्रिब्यूटरी पूछा। अब उसने क्या पूछ लिया कि भाई कौन सी जो है सिटी जो है वो रिवर गंगा के किनारे नहीं है, मतलब कि रिवर गंगा के किनारे कौन कौन सी सिटी पड़ती हैं, मेन सिटी आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिब्यूटरी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हम यहाँ से एक थीम पकड़ लिए। अब आगे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस गंगा डायरेक्टली। ये देखो आ गया फिर से वही कि भाई रिवर गंगा के ऊपर ही, गंगा इज द थीम, और इस बार इसने क्वेश्चन पूछा कि विच रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली। ये इनमें से बोल दिया कि इसमें से इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। सीडीएस ज्योग्राफी 2020 का है, बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। फिर सीडीएस ज्योग्राफी 2005 का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्सेज नियर लेक मानसरोवर। तो अब फिर से देखो, मैंने बोला था ना कि गंगा यमुना इंडस, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र, वही जो 4-5 रिवर है उन्हीं के बारे में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार इन्हीं के बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस, इसे ही कहते हैं कि ऑप्शंस को भी प्रिपेयर आपको करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर नहीं देखना, आपको ऑप्शंस को भी प्रिपेयर करना है। तो ये थीम हमें यहाँ से समझनी। अब आ जाओ आगे आ जाओ, यूपीएससी 2024 का ये पेपर है, यूपीएससी 2024 के पेपर में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अल्टीमेटली इसने रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी जो कि वेस्ट टू ईस्ट जो है लगाने को बोला है, और वेस्ट टू ईस्ट मैंने बोला था कि भाई गंगा है, गंगा इज द थीम, गंगा में फिर ट्रिब्यूटरी इज द थीम एंड उसके सिटीज इज द थीम। या तो वो ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है या तो उसकी सिटीज के बारे में पूछ रहा है, इसके अलावा वो कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो यू हैव टू प्रिपेयर। और ये देखो 2024 के उसने पेपर में उसने क्वेश्चन पूछ लिया। आई होप इतना वीडियो देखने के बाद आप मेथोडोलॉजी आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। तो हम ऐसा ही करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में 2024 में वो क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटरफॉल इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम ऑफ द यूपीएससी, कि भाई वो वाटरफॉल पूछता है, ठीक है। वाटरफॉल और कहाँ किस रिवर पे पाया जाता है, वाटरफॉल रिवर, तो देख लिया ना, कपिलधारा फॉल्स, गोदावरी, जोग फॉल्स, श्रावती, शिव समुद्रम फॉल्स, कावेरी। अब ये देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आंसर्स के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, आंसर के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। मेनली मैं यहाँ पे वो वीडियो आपको दे रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी थी इतनी जल्दी। 2024 के पेपर को इतने अच्छे और डिटेल में शायद ही किसी ने एनालिसिस किया होगा, मुझे अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और हमें कमेंट डाल के बताइएगा, क्योंकि अभी इसके कम से कम मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो टोटल 36 क्वेश्चन है, तो 36 क्वेश्चन की जो ऑलरेडी जो 36 क्वेश्चन के प्रूफ्स हैं, एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 प्रूफ है, तो काफ़ी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप स्किप ना करो वीडियो को, और जो है वीडियो आपके पास सेकंड पार्ट भी पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और उस पर कमेंट डाल देना, जो भी प्रॉब्लम्स जो भी इशूज़ आपने फेस किए हों, तो मैं वो चीज़ें इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, सीडीएस ज्योग्राफी 2006 में उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर उसने फॉल पूछा, रिवर पूछी, फॉल पूछा, रिवर पूछी, फॉल पूछा, रिवर पूछी। फिर सीडीएस 1 ज्योग्राफी 2005 में पूछा, फॉल पूछा, स्टेट पूछा, फॉल पूछा, स्टेट पूछा, फॉल पूछा, स्टेट पूछा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई या तो वो फॉल और रिवर पूछ रहा है या फॉल और स्टेट पूछ रहा है, ठीक। 2 थीमें समझ में आई। आ जाओ यूपीएससी 2024 का पेपर में आ जाओ, वाटरफॉल्स, रीजन, रिवर। अब इसने क्या किया कि ऐसे वाटरफॉल और या तो रीजन पूछता था या रिवर पूछता था, उसने क्या किया, तीनों को पूछ लिया। वाटरफॉल भी बताओ, रीजन भी बताओ, रिवर भी बताओ। कौन से, धुआंधार, नर्मदा, हुंडरू, सुवर्णरेखा, गरुसप्पा, नेत्रावती, मालवा, छोटा नागपुर, वेस्टर्न घाट। मतलब कि अब इसको दो क्वेश्चंस को उसने कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया है, और बस सेम डिक्टो वही थीम वही चीज़ है कि भाई मेन आपको वाटरफॉल याद होनी चाहिए, मेन रिवर के ऊपर जो लोकेटेड है, और बस उनको थोड़ी सी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस जगह पे, किस रीजन में, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सकता था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आईएएस ज्योग्राफी 2000 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्पाइन रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग द। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जो माउंटेन रेंजेस होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अभी देख लो इसको, आईएएस ज्योग्राफी 2000 का क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्पाइन रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, आप्स, हिमालयाज, एंडीज, अरावली। अब यूपीएससी क्या बोल रहा है कि भाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ऑप्स,
यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द हिमालयाज, एंडीज एंड अरावली। आप इनको प्रिपेयर करके रखो, मैं कभी एंडीज पूछूंगा, कभी हिमालयाज पूछूंगा, कभी अरावली पूछूंगा, तो यू शुड प्रिपेयर ऑल दीज ऑप्शंस। मैं यहीं से क्वेश्चन उठाऊंगा, यूपीएससी खुद बोलता है। अब आ जाओ यूपीएससी 2000, यूपीएससी सीएससी का 2000 का क्वेश्चन पूछ देख लो भाई। उसने क्या पूछा हुआ है, कॉन्टिनेंट पूछा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं कि माउंटेन्स पूछा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स उसने बोल के रखा। अब एक क्या आपको ध्यान में रखना है, फोल्ड माउंटेन, ये एप्लाचियंस, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये एप्लाचियंस और ये कॉन्टिनेंट और ये फोल्ड माउंटेन, ये अब ये आप देखो एप्लाचियंस, ड्रैकन्सबर्ग, एंडीज, ये थीम है, उरल, तो ये थीम है भाई, ये थीम है, इन्हीं से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अभी आगे के क्वेश्चंस में आ जाओ। एनडीए ज्योग्राफी 2008 का क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड। मैंने बोला था ना कि एंडीज से ही वही 2-4 माउंटेन रेंजेस हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, एंडीज माउंटेन्स के ऊपर पूछ लिया, ठीक है। आईएएस ज्योग्राफी 2009, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन देखो, हिमालयाज, एंडीज, रॉकी माउंटेन्स, आप्स, वही 4-5 है, वही बार बार पूछ रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्पाइन रेंज ऑफ माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। सॉरी, ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए हैं। अब इस पे आ जाओ, एनडीए ज्योग्राफी 2008 का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड। देख लो, फिर से वो एंडीज के बारे में पूछ लिया। आईएएस ज्योग्राफी 2000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब आ जाओ तुम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर, रीजन पूछ लिया है, नेम ऑफ माउंटेन पूछ लिया है, और टाइप ऑफ। अब इसमें तीनों इसने पूछ लिया है कि भाई अगर आपने आप्स के बारे में पढ़े तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये किस टाइप का माउंटेन है और ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आपने अब ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये इसे एप्लाचियंस के बारे में, ये देखो सबसे पहला ये देखो इसके बारे में पूछा है, ये फोल्ड माउंटेन है, इसने बताया। अगर आपने 2000 यूपीएससी 2000, क्योंकि यही मेनली लोगों को यही नहीं पता था, मेनली लोगों को यही नहीं पता था, बाकी ये तो नॉर्मली थे, ये बार बार पूछे जा गए थे, बार बार आता था। अगर आपने 2000 का सॉल्व किया होता पेपर तो आराम से इस क्वेश्चन को आप निकाल लेते। फोल्ड माउंटेन है, एप्लाचियंस है, और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, तो यहाँ से ये हो जाता है इसका। फिलहाल मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा काम है कि आपको एक थीम समझाना, और वो थीम आप समझ रहे हो कि भाई उसने रीजन भी पूछ लिया, नेम ऑफ माउंटेन पूछ लिया, और माउंटेन का टाइप भी पूछ लिया। तो ये यूपीएससी प्रीलिम 2024 में इसने ये किया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आईएएस ज्योग्राफी 2012, ठीक है ना। अब एक और थीम के ऊपर बात करते हैं कि भाई वो क्या पूछता है कि इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन, चाइना टाइप, ट्रॉपिकल माउंटेन। वो क्या करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछता है कि भाई कौन सा है, इक्वेटोरियल है कि मेडिटेरियन है कि चाइना टाइप है कि टिपिकल मानसून है। अब इसमें क्या किया, अ जोग्राफिकल रीजन हैज़ द फॉलोइंग क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक जोग्राफिकल रीजन के दे दी हैं, अब तुम बताओ कि इनमें से कौन सा है, ठीक। अब आ जाओ आगे आ जाओ, आईएएस ज्योग्राफी 2002 का क्वेश्चन, इसमें क्या किया है, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पूछ लिया, मेडिटेरियन, चाइना टाइप, टिपिकल हाइडेड, इन सबके बारे में एक एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है। बोला कि इनको वेरीफाई करो कि भाई कौन कौन सा मैंने सही बताया है। आ गई, वही थीम है ना, वही थीम है। फिर से आ जाओ, अब आ जाओ यूपीएससी 2024 में। यूपीएससी 2024 में उसने क्या किया, कुछ नहीं किया है। ये 4 क्लाइमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ से आपको बस एक ही चीज़ करनी थी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन, चाइना टाइप, टिपिकल मानसून। अगर इनके बारे में आपने पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से वन गो में आप सॉल्व कर सकते थे। 3 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया इक्वेटोरियल है कि चाइना है कि ह्यूमिड है कि मैरीन वेस्ट कोस्ट है। अल्टीमेटली मुझे ये दिखाना है कि भाई आपने यूपीएससी की पीवाईक्यू किए होते तो आप बेफिक्र होके आराम से 36 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब 72 मार्क्स, और 72 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आ जाओ फिर से, अब यहाँ से देखो, कोरलिस फोर्स इज द थीम। बार बार उसने कोरलिस फोर्स के ऊपर पूछा। देखो CDS 1 ज्योग्राफी 2021 का क्वेश्चन, कोरलिस फोर्स, फिर ऑप्शन देखो, मैक्सिमम एट द पोल्स, एब्सेंट एट द इक्वेटर, डिफ्लेक्ट्स इन द राइट डायरेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर, डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ऑप्शंस देख लो, ठीक। कोरलिस फोर्स 2012 CDS। फिर कोरलिस इफेक्ट के बारे में सेम ऑप्शन देखो, सेम ऑप्शन, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट, सेम ऑप्शन, ठीक। SCRA कराता है यूपीएससी, SCRA पहले कराता था, अभी उसने बंद करा दिया है। ये SCRA बार बार कराता है। कोरलिस फोर्स सेम ऑप्शन। फिर ये देखो कोरलिस फोर्स, CDS 1 ज्योग्राफी 2015, ठीक। फिर देखो CDS 1 साइंस 2012,
कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स, इसके बारे में, इसकी क्वालिटीज के बारे में देख लो, सेम टू सेम ऑप्शन, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी पेस्ट है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ यूपीएससी का 2024 के बाद क्वेश्चन देख लो। कोरोलिस फोर्स, इसकी इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। बस इसके बारे में पूछ लिया है, कोरोलिस फोर्स के बारे में, कोरोलिस फोर्स और इसकी क्वालिटीज ये देखो। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये देखो, ये दोनों ये यहाँ पे डाल दिया है, समझे। अगर आपने कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा होता तो डेफिनेटली, और कोरोलिस फोर्स का बस पीवाईक्यू आप करके गए होते तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे, बहुत आराम से। अब नेक्स्ट जो यूपीएससी की थीम है वो है 21 जून, जो थीम है 21 जून, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, क्योंकि इस दिन को क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स क्या बोलते हैं, और इस दिन क्या ऐसी खास चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यू हैव टू रिसर्च ऑन 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, बस इतना आपको करना था, ठीक है ना। आ जाओ CS1 ज्योग्राफी 2017, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द विंटर सोलिस्टिस। अब मैंने अगर यहाँ पे आपने विंटर सोलिस्टिस के बारे में पढ़ा होता तो यहाँ पे खटाक से आप ये क्वेश्चन मार्क कर देते, ठीक। आ जाओ IAS ज्योग्राफी 2019, 21 जून इज द थीम, 21 जून के बारे में पूछ लिया कि भाई 21 जून को क्या होता है, ठीक। आ जाओ CDS सेकंड ज्योग्राफी 2007, जून 21 के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फिर CDS1 ज्योग्राफी 2008, जून 21 के बारे में फिर क्या पूछा, जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर दोज लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर दोज लिविंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बस इतना क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपने जून 21 के बारे में पढ़ा होता और इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ा होता कि इन ऑप्शंस में कि भाई ये किस किस दिन कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही करके आते। और देखो CDS सेकंड ज्योग्राफी 2007, CDS फर्स्ट ज्योग्राफी 2008, डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है ना। आ जाओ तुम यूपीएससी 2024 के पेपर के ऊपर कि भाई यूपीएससी जो 2024 के पेपर में उसने फिर वही क्वेश्चन क्या पूछा, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। सेम टू सेम डिक्टो वही थीम कि भाई उसने पूछ लिया कि जून 21 को ऐसा क्या होता है, बस। और ये ऑप्शन दे दिए, ये दे दिए, आपको टिक करना था बस। तो अगर आपने थीम पहचानी होती है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, इस क्वेश्चन को कर लेते, कोरोलिस फोर्स को बहुत आराम से कर लेते, गंगा रिवर को बहुत आराम से कर लेते, और वो माउंटेन्स वाला क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेते। थीम्स बार बार वो रिपीट करता है, और ये सिर्फ एक यूपीएससी की नहीं बात कर रहा हूँ, वो CDS में भी यही काम करता है, CAPF में भी यही काम करता है, NDA में भी यही काम करता है। अगर आपने थीम्स पहचान के करी तो ये क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन कभी जो है हल्का सा फ्रेम करके CDS में पूछ लेगा, कभी CAPF में पूछ लेगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुमाता है और कुछ नहीं। अब आ जाओ एक जो ज्योग्राफी का, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन वो बार बार ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछता है। देख लो CDS1 2011, डेमोग्राफिक गैप सिग्निफाइज द डिफरेंस, इसके बारे में, डेमोग्राफिक गैप के बारे में पूछ लिया। फिर नेट पॉपुलेशन साइज के बारे में पूछ लिया, SCRA 2012 में, ठीक है ना। फिर CAPF 2020 में उसने क्वेश्चन पूछा, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाई, ठीक है। आ जाओ यूपीएससी 2024 का पेपर, अगर आपने डेमो यहाँ से एक थीम उठाई होती कि वो बार बार जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ये बहुत आराम से आपको NCERT में मिल जाता, टोटल फर्टिलिटी रेट, और आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ आप थीम पहचान लेते तो, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक थीम क्या है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर अभी दिखाता हूँ। CDS1 इकोनॉमिक्स 2013 क्या पूछा, वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक, ये देखो दिखा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, ठीक। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज बिलोंग टू। देखा ना कि वही ये बार बार ना, ये देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता किया होता तो ये देखो, ये एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सर्विसेज, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे कि भाई सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आप जाते, प्राइमरी के बारे में पढ़ते, सेकेंडरी के बारे में पढ़ते,
टर्सरी के बारे में पढ़ते और ये देखते कि इसके अंदर क्या क्या आता है, किसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, किसके अंदर सर्विसेज आती हैं, और डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये एक थीम थी जो सीएपीएफ में पूछा, सीएपीएफ की इकोनॉमिक्स 2021 में पूछा, फिर ये सीडीएस इकोनॉमिक्स 2013 में पूछा, और भी बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन मैं आप बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन डाल देता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। अब आ जाओ यूपीएससी के 2024 के पेपर में कि भाई क्या पूछा उसने, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वीविंग क्लॉथ, कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी, बस उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी दे दी, सेक्टर पूछ लिया। अगर ये आप यहाँ से एग्रीकल्चर और सर्विसेज के बारे में देखते तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर के बारे में खटाक से कर लेते। अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखते, माइनिंग के बारे में देखते, तो यहाँ पे आराम से मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गई, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग के बारे में आराम से कर लेते। अगर आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पीछे के ऑप्शन से पढ़ते तो प्राइमरी 2 ऑप्शन तो आपको डिक्टो मिल गए, एग्रीकल्चर और मिनरल एक्सप्लोरेशन, और डेयरी फार्म और वीविंग क्लॉथ के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ते कि प्राइमरी में कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है, टर्सरी में कौन सा आता है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना। अब आ जाओ, तो अब आ जाओ, अब एक नेक्स्ट थीम पे चलते हैं यूपीएससी के। सीएपीएफ इकोनॉमिक्स 2000 सीएपीएफ में पूछा है क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है सीएपीएफ में 2014 में, परमानेंट सेटलमेंट के। अब यहाँ पे क्या है कि वो बार बार क्वेश्चन पूछता है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पे, रैयतवारी पे, ठीक है ना। परमानेंट रैयतवारी के ऊपर बार बार उसने क्वेश्चन पूछा है, इतने बार क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूछा सीएपीएफ 2014 में परमानेंट सेटलमेंट के एक्ट के बारे में, ठीक है ना। एनडीए हिस्ट्री 2018 में परमानेंट सेटलमेंट के, देखो सेम टू सेम परमानेंट सेटलमेंट कि यहाँ पे पूछ लिया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया है, ठीक है ना, कि क्यों परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स, बिकॉज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया है। फिर यहाँ पे पूछ लिया है कि किसने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर पूछ ला, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इश्यू पट्टास टू द फार्मर्स व्हिच वर नॉट इश्यूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार, द रीजन वाज, बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने पूछ लिया है। परमानेंट सेटलमेंट, अभी यहाँ पे हमें क्या पहचानना है भाई, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इज द थीम, तो यहाँ पे कभी ईयर पूछ लेगा, कभी किसने लागू किया वो पूछ लेगा, और कभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, सीएपीएफ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना परमानेंट सेटलमेंट एक्ट किसने लागू किया, रैयतवारी, महलवारी, कुल मिला के इन्होंने दे दिया है कि तीनों एक्ट्स सेटलमेंट एक्ट दे दिए हैं, और किसने किसने इनको अप्लाई किया है वो दे दिया है। तो आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके ईयर के बारे में पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी सीएपीएफ में, कभी सीडीएस में। आ जाओ, एनडीए में पूछा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक, सीडीएस में पूछा रैयतवारी पूछ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है। एनडीए में फिर पूछा परमानेंट जमीन, कुल में अल्टीमेटली परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में इसने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए। आ जाओ यूपीएससी 2024 का पेपर क्या बोला, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने क्या पूछा, रैयतवारी स्टेटमेंट के बारे में, रैयतवारी स्टेटमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया और परमानेंट सेटलमेंट का। अगर आपने पढ़ा होता पीछे तो आप रैयतवारी सेटलमेंट एक्ट के बारे में बड़े आराम से पढ़ लेते और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में जो भी उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की पूछ ली है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन सिर्फ थीम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि बार बार उसने एक्ट्स के इनके बारे में एक्ट्स के बारे में बार बार उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये भी एक बहुत अच्छी थीम है। तो अभी उसने सीडीएस पॉलिटी 2020 में क्या पूछा, हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि बी एन राव है। फिलहाल मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, आंसर आपको बता रहा हूँ, आपको एक थीम बता रहा हूँ कि कैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, कैसे डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, और कैसे पीवाईक्यूज की थीम रिपीट होती है बार बार। अब देखो यहाँ पे उसने एडवाइजर के बारे में पूछा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में वो बार बार क्वेश्चन पूछना, कुछ ना कुछ बोलना, तो एडवाइजर के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी भर भर के बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही आता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में पूछ लेता है, कभी डेट के बारे में पूछ लेता है, ऐसे ही करता है, ठीक है ना। ये देखो फॉर द एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा था 2023 के पेपर में, पूछ लिया था कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी, उसके बारे में पूछ लिया था, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछ लिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली कि हाँ भाई वहाँ पे इलेक्शंस कैसे हुए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अल्टीमेटली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द थीम, जो मेन इसके फैक्ट्स हैं वो यू हैव टू प्रिपेयर, और इसकी थोड़ी से जो नॉर्मल से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ।
फिर ये देखो IAS पॉलिटी 2004 में, फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू द, वही सेम टू सेम जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट सेशन पूछ लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट वाज अडॉप्टेड ऑन, मतलब वही छोटी छोटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पूछ के रखा है। फिर ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। फिर प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो पूछ लिया है। CDS 2016 का क्वेश्चन है प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है ना। आ जाओ अब UPSC 2024 के बारे में देख लो। प्रोविजनल प्रेसिडेंट डिक्टो सेम टू सेम भाई, देख लो सेम टू सेम। अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को UPSC 2024 के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते। आ जाओ अब आगे आ जाओ। अब क्या है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन November 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। द डिस्कशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। अल्टीमेटली मुझे यहाँ क्या आपको दिखाना, CAPF हिस्ट्री 2024 का पेपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट थीम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है, बार बार भर भर के क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा नहीं। ये CAPF 2024 का क्वेश्चन है, CAPF 2024 जो कि UPSC के बाद हुआ है, ठीक है ना। तो भाई CAPF 2024 में उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछ लिया, ठीक। आ जाओ IAS हिस्ट्री 2013 में क्या पूछा है। अब यहाँ से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई वो बार बार क्या करता है, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो एक थीम है ही, लेकिन यहाँ से एक चीज और समझ में है, बार बार वो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1940, इनसे अब भाई उसने क्या बोला कि मैं कभी यहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज एक्ट्स, ठीक। CDS 1 हिस्ट्री 2002, फिर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक। फिर मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स, देखो मैंने अभी पहले देखा, अगर आपने वहां के से ऑप्शन से मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स पढ़ा होता आप इस क्वेश्चन को तुरंत प्रिपेयर करते। अब यहाँ से फिर कि भाई इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। CAPF 2013 ऑप्शंस देख लो, CDS 2008 ऑप्शंस देख लो, कि अल्टीमेटली इन्हीं में से कोई उठाता है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता, बोलता कौन सा एक्ट है, ठीक। ये देखो IAS हिस्ट्री 2004, ये देख लो सेम टू सेम कि भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनमें से किसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ। अगर आपने इनको पढ़ा होगा तो ये बार बार कोई ना एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक देगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ से थीम निकालनी है भाई कि एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें भर भर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक। ये देखो पॉलिटी 2008 डायरकी के बारे में पूछा है, ये एक्ट्स के बारे में पूछा है, ठीक। CAPF 2008 साइमन कमीशन के बारे में पूछ लिया, ये एक्ट कि भाई साइमन कमीशन किस किस एक्ट्स को जो है देखने के लिए बनाया गया था, किसको अपॉइंटेड टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। फिलहाल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज ऑप्शंस, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। आ जाओ UPSC 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। अगर आपने पिछला PYQs को एनालाइज किया होता तो आपको पता चलता कि भाई ये एक थीम है और यू हैव टू प्रिपेयर दिस थीम, और जिसने ये क्वेश्चन पकड़ा होता वो CAPF का क्वेश्चन आराम से कर लेता, क्योंकि उसको पता होता कि ये भी एक थीम है जो कि बार बार UPSC पूछता है, ठीक। आ जाओ आगे आ जाओ।